हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे NCERT साइंस क्लास 8th का जो 13 चैप्टर है, 13वां चैप्टर है, उस चैप्टर के प्रश्नोत्तरों के बारे में। चैप्टर का नाम आप देख पा रहे होंगे, ध्वनि यानी साउंड है। इस चैप्टर के प्रश्नोत्तरों के बारे में हम बात करेंगे। प्रश्नोत्तरों के बारे में बात करने से पहले आप लोगों को मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के बाद में अगर आप लोगों को लगे कि ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा साबित हो रहा है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस चैप्टर के प्रश्नोत्तरों की। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है, सही उत्तर चुनिए। इसमें से सही उत्तर का चयन करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ध्वनि संचरित हो सकती है, पहला है केवल वायु या गैसों में, दूसरा है केवल ठोसों में, तीसरा है केवल द्रवों में और चौथा है ठोस, द्रव और गैसों में। तो हमने पढ़ा है कि ध्वनि का संचरण सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में हो सकता है। ठोस का उदाहरण भी हमने देखा है, द्रव का भी देखा है और गैसों में तो होता है ही। सामान्य बातचीत हम करते हैं तो गैस के द्वारा ही हमारी ध्वनि एक दूसरे के पास पहुंचती है। तो इसका सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? घ सही आंसर आ जाएगा कि ध्वनि ठोस, द्रव और गैस तीनों में संचरित होती है। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है और दूसरा प्रश्न क्या है? निम्न में से किस वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? यहाँ संभावना जता रहा है। तो देखिए, क है छोटी लड़की की, ख छोटे लड़के की, ग पुरुष की और घ महिला की। तो न्यूनतम आवृत्ति होने की संभावना है तो पुरुष की और महिला की दोनों की तो हो ही नहीं सकती। अब इधर पीछे देखिए, छोटे लड़के की और छोटे लड़की की दी हुई है, छोटी लड़की की और छोटे लड़के की। तो इनमें से हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि छोटे लड़के की जो ध्वनि होती है उसकी आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना होती है। तो यहाँ घ सही, ख सही होगा, खरगोश वाला, ये छोटे लड़के की, ये वाला सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए तीसरा प्रश्न आप लोगों के सामने ये दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों में सही के सामने टी और गलत कथन के सामने एफ पर निशान लगाइए। हमें निशान लगाना है, जो सही है उसके आगे सही का निशान या टी लिखना है, जो गलत है उसके आगे हमें एफ लिखना है। इसका कह दिया हुआ है हमारे सामने कि ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। बिल्कुल सही है, ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता। हमने पढ़ा है कि ध्वनि के संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ये पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी टी, ध्वनि निर्वात से संचरित नहीं हो सकती, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, इसका दूसरा प्रश्न आपके सामने है, ख किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को इसका आवर्तकाल कहते हैं। नहीं, इसको आवर्तकाल नहीं, आवृत्ति कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसके आगे क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। तीसरा देखिए, यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद होती है। नहीं, आयाम क्या है? जैसे मान लो सरल लोलक को मैंने बताया था, आपको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया, तो स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए लोलक को अगर मैं साइड में लेके छोड़ता हूं तो जितनी दूर इधर आएगा उतनी ही दूर उधर जाएगा, और माध्य स्थिति से ये अधिकतम दूरी,
माध्य स्थिति यानी यहाँ से अधिकतम दूरी और इसके बीच की जो दूरी है यही क्या कहलाती है, आयाम कहलाती है। अब आयाम अधिक होगा तो ध्वनि क्या होगी, मंद नहीं प्रबल होगी। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पे रहता कि यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि प्रबल होती है, ये तो बिल्कुल सही होता, लेकिन इस स्थिति में ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम F लिख देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए इसका घ, मानव कानों के लिए श्रव्यता का परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है, बिल्कुल सही है। यहाँ जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है। मानव के कानों के लिए श्रव्यता का परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है, जो सही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, ट्रू ये हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी का अगला प्रश्न देखते हैं अणे वाला। कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारत्व उतना ही अधिक होगा। ध्यान से समझिए इसको कि कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारत्व उतना ही अधिक होगा। नहीं, आप लोगों को मैंने बताया था कि आवृत्ति जो है न्यू और तारत्व दोनों क्या है, एक दूसरे के समानुपाती है। आवृत्ति को हम बढ़ाएंगे तारत्व भी बढ़ेगा और तारत्व को कम करेंगे तो आवृत्ति भी कम हो जाएगी। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, समानुपाती हो गए। और समानुपाती हो गए इसका मतलब क्या हुआ कि आवृत्ति और तारत्व, कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारत्व भी उतना ही कम होगा। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि आवृत्ति जितनी कम होगी तारत्व उतना ही अधिक होगा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे F। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। इसी का चय है, अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं। यहाँ जो लिखा हुआ है वो गलत है, क्योंकि अवांछित और अप्रिय ध्वनि को तो क्या कहते हैं, हम शोर कहते हैं, और उससे शोर प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ये सही नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, F लिख देंगे। ठीक है, F। अगला प्रश्न है हमारे सामने 6 वाला। ध्वनि प्रदूषण आंशिक श्रवण अशक्तता उत्पन्न कर सकता है। ध्वनि प्रदूषण की वजह से आंशिक श्रवण अशक्तता यानी सुनने की जो क्षमता है वो गायब हो सकती है। ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो एक बार फिर से सबको मैं बता देता हूँ। देखिए, पहला, ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती, बिल्कुल सही है, तो ये टी लिख दिया। दूसरा देखिए, किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या आवर्तकाल नहीं आवर्ती कहलाती है, तो ये F हो गया, गलत हो गया। यदि कंपन का आयाम अधिक होता है तो ध्वनि मंद होती है, नहीं, ध्वनि भी आयाम अधिक होगा तो ध्वनि प्रबल होगी, तो ये F आ गया। अगला देखिए, मानव कानों के लिए श्रव्यता का परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है, बिल्कुल सही है, ये तो टी आ गया। कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारत्व उतना ही अधिक होगा, नहीं, आवृत्ति जितनी अधिक होगी तारत्व भी उतना ही अधिक होगा, और आवृत्ति कम होगी तो तारत्व भी कम होगा, तो ये F हो गया, गलत हो गया। आगे देखिए, अवांछित अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं, नहीं, शोर कहते हैं, तो ये गलत हो गया। अगला देखिए, ध्वनि प्रदूषण आंशिक श्रवण अशक्तता उत्पन्न कर सकता है, बिल्कुल सही है, तो ये टी आ गया। इस प्रकार आप इनको एक बार वीडियो को पॉज करके और इनके सारे लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। देखिए, चौथा प्रश्न क्या कहता है, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान में हमें उचित शब्द लिखना है। पहला है इसका क कि किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में किए गए समय को, यानी एक दोलन अगर कोई वस्तु करती है तो उसमें जो समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम आवर्तकाल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आवर्तकाल। ठीक है, तो यहाँ इस रिक्त स्थान में आवर्तकाल आ जाएगा। ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये देखो, ये आंसर शीट में यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, हटाता हूँ इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका दूसरा। दूसरे में देखिए, ख में प्रबलता कंपन के से निर्धारित की जाती है। किससे, कंपन का क्या होगा, आयाम होता है,
तो यहाँ पर इस रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा, आयाम आ जाएगा। और नीचे भी ये लिखा हुआ है आंसर शीट में, यहाँ से आयाम को अपन यहाँ लिख सकते हैं। भाई आपको पता होगा कि आयाम जितना अधिक होगा प्रबलता भी उतनी अधिक होगी, आयाम जितना कम होगा प्रबलता भी उतनी कम होगी। यानी आयाम अधिक तो ध्वनि प्रबल होगी और आयाम कम तो ध्वनि मंद होगी। ठीक है, जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में भी आया था। अगला देखिए इसी का ग क्या कहता है, ग आवृत्ति का मात्रक है। और आवृत्ति का मात्रक आप लोगों को मैंने बता रखा है, क्या होता है, हर्ट्ज होता है, HZ। ठीक है, इसको HZ इसका प्रतीक होता है, हर्ट्ज इसका नाम होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए घ वाला, अवांछित ध्वनि को क्या कहते हैं, शोर कहते हैं। अभी अभी पिछले वाले क्वेश्चन में जरूर पढ़ा है आपने, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, शोर लिख देंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है शोर, इसको यहाँ पे छाप देंगे। ठीक है, अगला देखिए इसी में 5वां, ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों की से निर्धारित होती है। किससे, कंपनों की आवृत्ति से निर्धारित होती है। तीक्ष्णता यानी ध्वनि कितनी बारीक होगी, कितनी मोटी होगी, वो कहलाता तो तारत्व है, लेकिन तारत्व डिपेंड किस पे है, आवृत्ति पे है। या आवृत्ति लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ लिख देंगे। आवृत्ति जितनी अधिक होगी तारत्व भी उतना ही अधिक होगा, आवृत्ति जितनी कम होगी तारत्व भी उतना ही कम होगा। इस प्रकार ये रिक्त स्थान आपने भर लिए होंगे, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो एक बार फिर से इसको थोड़ा सा पीछे करके फिर से देख लीजिए, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न ये रहा आपके सामने, एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, इसका आवर्तकाल तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। एक कोई दोलक है, दोलक मान लो सरल लोलक है, ये 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है। अब इसका आवर्तकाल निकालना है और आवृत्ति निकालनी है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं आवर्तकाल पर, कैसे हम आवर्तकाल निकालेंगे और आवृत्ति कैसे निकालेंगे। यहाँ लिखा हुआ है आवर्तकाल, तो इसको थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लिखते हैं, मैथमेटिकल टाइप में, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। और ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में 1-2 तो मिलते ही मिलते हैं। 40 दोलन पूरा करने में कितना समय लगा, 4 सेकंड लगा, तो हमने लिख दिया। फिर अब 40 दोलन पूरे करने में 4 सेकंड लगे हैं, तो एक दोलन पूरा करने में लगा समय कैसे निकालेंगे अपन, 4 सेकंड बटा 40 दोनों कट जाएंगे, 1/10 आ जाएगा। 1/10 का मतलब 0.1 सेकंड, यानी आवर्तकाल का मान कितना आ गया हमारे पास में, 1 सेकंड, 0.1 सेकंड आ गया। आवर्तकाल को टी से व्यक्त करते हैं, तो टी बराबर मैं लिख देता हूँ 0.1 सेकंड। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसी में क्या पूछा है इसने, आवृत्ति पूछी है। आवृत्ति कैसे निकालेंगे भाई, 4 सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या कितनी है, 40। और आवृत्ति किसे कहते हैं, बार बार कंपन जो होते हैं, कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। बार बार जो कंपन होते हैं, अभी ऊपर पढ़ा भी है आप लोगों ने, प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या आवृत्ति होती है। तो 4 सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या कितनी है, 40 है। तो 1 सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या क्या होगी, 40/4 होगी। 40 4 से कटेंगे 10 बार, 10 आंसर आ गया। तो आवृत्ति को मैं न्यू से व्यक्त कर दूंगा और आवृत्ति कितनी आ गई, 10। अब देखो इस प्रश्न में हमने दोनों चीज निकाल ली, आवर्तकाल निकाल लिया, आवृत्ति निकाल ली। कैसे निकाला ये आप लोगों को समझना है कि एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है। आवर्तकाल किसे कहेंगे, दोलन में लगा समय, तो 40 दोलन को पूरा करने में लगा समय वो लिख दिया। एक दोलन का निकालो, जो एक दोलन का आ जाएगा वो आवर्तकाल आ जाएगा। आवृत्ति किसे कहते हैं, 1 सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या आवृत्ति होती है। तो 4 सेकंड में कितने दोलन हुए, 40 दोलन हुए। तो 1 सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 40/4 = 10। तो हमारे पास प्रश्न जो पूछ रहा था वो दोनों आंसर यहाँ पे ये आ चुके हैं। प्रश्न पूछ रहा है ये टी आवर्तकाल और न्यू आवृत्ति, दोनों का आंसर हमारे पास आ गया। आवर्तकाल तो क्या आ गया, 0.1 सेकंड, और आवृत्ति आ गई 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। छठे प्रश्न में दिया हुआ है कि एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है। कंपन का आवर्तकाल कितना है।
भाई एक मच्छर जो है अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितने कंपन कर रहा है? 500 कंपन कर रहा है और ध्वनि उत्पन्न कर रहा है इसी औसत दर से। कंपन का आवर्तकाल हमें ज्ञात करना है। भाई आवर्तकाल क्या होता है? कंपन में लगा समय। तो 500 कंपन प्रति सेकंड कर रहा है, तो 1 सेकंड में जो कंपन है वही क्या है? आवर्तकाल है। तो 500 कंपन करने में कितना समय लगा बेटा? 1 सेकंड लगा। 500 कंपन करने में 1 सेकंड लगा, तो 1 कंपन करने में कितना समय लगेगा? 1/500 सेकंड लगेगा। 1 कंपन करने में कितना लगा? 1/500 सेकंड। अब 1/500 को जब अपन सॉल्व करेंगे तो देखिए 0.002 सेकंड ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं आएगी अगर आपको परिभाषा याद है तो। आवर्तकाल की परिभाषा क्या है? 1 कंपन में लगा समय क्या होता है? आवर्तकाल होता है। तो 1 कंपन करने में लगा जो समय है वही तो अपन ने निकाला है। पहले 500 कंपन करने में 1 सेकंड लगा और 1 कंपन करने में 1/500 सेकंड लगा। 1/500 को सॉल्व किया तो 0.002 सेकंड आ गया। इस प्रकार हमारे पास आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। 7वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। प्रश्न है कि निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। यानी यहाँ पे 3 वाद्य यंत्र लिखे हुए हैं और इन वाद्य यंत्रों के उन भाग को पहचानना है जिनसे ध्वनि उत्पन्न होती है। अब जैसे पहला है कै में ढोलक लिखा हुआ है, तो ढोलक की तो तानित झिल्ली होती है, चमड़े की जो साइड में झिल्ली लगी रहती है दोनों तरफ वो होती है, तो तानित झिल्ली लिख लिया। सितार की बात करें तो सितार में क्या होता है? एक तार होता है, उस तार से ही ध्वनि उत्पन्न होती है। और बांसुरी में जो वायु स्तंभ होते हैं, छेद जो होते हैं बांसुरी के अंदर, वो ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई बांसुरी है, तो इस बांसुरी में जो ये छोटे छोटे छिद्र होंगे, ये छिद्र ही क्या करते हैं? ध्वनि उत्पन्न करते हैं और इन पर ही इनकी ध्वनि डिपेंड करती है। तो यहाँ से आप इनको लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा 8वां। शोर तथा संगीत में क्या अंतर है? क्या कभी संगीत शोर बन सकता है? पहला प्रश्न तो यह है कि शोर संगीत में क्या अंतर है। दूसरा प्रश्न यह है कि संगीत शोर बन सकता है क्या? तो पहले तो दोनों के अंतर लिखेंगे और अंतर के बाद में हम बताएंगे कारण कि संगीत शोर बन सकता है क्या। देखिए, शोर अप्रिय या अवांछित ध्वनि होती है। अप्रिय या अवांछित ध्वनि को ही हम शोर कहते हैं और ये हमारे लिए हानिकारक होती है। ठीक है, अब देखिए संगीत क्या होता है? सुस्वर ध्वनि जो होती है उसे संगीत कहते हैं। ये कैसी होती है? सुखद होती है। तो यहाँ तक का जो प्रश्न है शोर और अंतर वाला, इसका आंसर हमें मिल गया। शोर अप्रिय अवांछित ध्वनि और संगीत सुस्वर ध्वनि होती है और सुखद होती है। ठीक है, इसके आगे का प्रश्न है क्या कभी संगीत शोर बन सकता है? तो हाँ, बिल्कुल बन सकता है। कब बन सकता है? संगीत भी कभी कभी शोर बन जाता है यदि संगीत अत्यंत प्रबल हो जाए। अरे भाई, लाउड स्पीकर्स का अपन उपयोग कर रहे हैं तो वो शोर बनेंगे अपने आप ही। संगीत मधुर कब लगता है? जब बिल्कुल धीमी आवाज में सुना जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। अपने वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाइए। भाई हमारे वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से हैं उनकी सूची हमें बनानी है। आसानी से हम बना सकते हैं और नॉर्मली सभी स्थानों पर ऐसा जो यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं वो नॉर्मली सभी स्थानों पर होते हैं। जैसे पहला देखो, वाहनों की ध्वनियाँ, तो वाहन सब जगह चलते हैं। विस्फोट, पटाखों का फटना, ये बिल्कुल हर जगह होते हैं। मशीनें हर जगह चलती है। लाउड स्पीकर्स का उपयोग, वातानुकूलक का उपयोग, कूलर का उपयोग, ऊंची आवाज में चलाए गए रेडियो, टीवी आदि, ये सब क्या होते हैं? ध्वनि प्रदूषण के सामान्य स्रोत होते हैं। तो इनको एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वाहनों की ध्वनियाँ, विस्फोट, मशीनें, लाउड स्पीकर, वातानुकूलक, कूलर, ऊंची आवाज में चलाए गए रेडियो और टीवी, ये सब क्या है? ध्वनि प्रदूषण के स्रोत हैं। ठीक है, इस प्रकार 9वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। चलिए 10वें प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न देखिए, वर्णन कीजिए कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार से हानिकारक है।
ये हमें बताना है कि ध्वनि प्रदूषण जो है मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है। तो देखिए, ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए निम्न प्रकार से हानिकारक है। यहाँ पे 2 बिंदु लिखे हुए हैं और दोनों बिंदुओं को हमें देखना है। पहला बिंदु है कि इससे अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, जैसे अनिद्रा, तनाव, चिंता, उच्च रक्तचाप आदि। भाई, अगर ध्वनि प्रदूषण की स्थिति में अपन रह रहे हैं, ऐसे वातावरण में रह रहे हैं जहां तेज ध्वनियां उत्पन्न होती है, तो हमें स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी, जिसमें अनिद्रा, तनाव, चिंता, उच्च रक्तचाप यानी बीपी हाई, ऐसी समस्याएं उत्पन्न हमारे सामने हो सकती है। दूसरी बात यहाँ पे यह है कि व्यक्ति की सुनने की क्षमता अस्थायी या स्थायी रूप से कम हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति ध्वनि प्रदूषण वाले एरिया में रहता है तो उसकी जो सुनने की क्षमता है या तो अस्थायी रूप से, मतलब कम ज़्यादा सुनने लग सकता है, या स्थायी रूप से कि वो बिल्कुल ही सुनना बंद उसका हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों समस्याएं उत्पन्न हो सकती है ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र में कोई मानव रहता है तो। अगला प्रश्न देखते हैं, 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। आपके माता पिता एक मकान खरीदना चाहते हैं। उन्हें एक मकान सड़क के किनारे पर तथा दूसरा सड़क से 3 गली छोड़कर देने का प्रस्ताव किया गया है। आप अपने माता पिता को कौन सा मकान खरीदने का सुझाव देंगे? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। देखिए, ये प्रश्न बिल्कुल ध्वनि प्रदूषण से रिलेटेड है और आप लोगों की मानसिकता की परख करने के लिए ऐसा प्रश्न दिया गया है। अब यहाँ पर आप लोगों को डिसाइड करना है, क्योंकि आप इस चीज़ को समझ चुके हो कि कहाँ ध्वनि प्रदूषण रहेगा, कहाँ उसका प्रभाव कम रहेगा और कहाँ उसका प्रभाव अधिक रहेगा। तो इस स्थिति में आपको डिसाइड करके ये बताना है। अब इस प्रश्न का बनने का मतलब यहाँ पर एक ही है कि आपने ध्वनि पढ़ी है, ध्वनि प्रदूषण पढ़ा है, शोर पढ़ा है, तो उस आधार पर आप अपनी क्या राय देंगे पेरेंट्स को। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो आंसर होना चाहिए कि अगर हमारे माता पिता के पास 2 तरह के मकानों में से चुनाव करने का मौका है तो हम अपने माता पिता को सड़क से 3 गली छोड़कर बना मकान खरीदने का प्रस्ताव देंगे। क्यों देंगे, इसका कारण भी हम आगे देखते हैं। इस मकान में ध्वनि प्रदूषण दूसरे मकान के मुकाबले काफ़ी कम होगा, क्योंकि सड़क के किनारे बने मकान में वाहनों की ध्वनियाँ आदि ज़्यादा सुनाई देंगी। इससे स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें हो सकती है तथा सुनने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। इसके अतिरिक्त सड़क के किनारे बने मकान में वायु प्रदूषण भी काफ़ी अधिक होगा, इसलिए सड़क से 3 गली छोड़कर बना मकान ही उत्तम है। बिल्कुल आपको यही आंसर देना है और अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को सही ढंग से पढ़ा होगा तो इस प्रश्न का आंसर मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सब अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। हाँ, अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताओगे कि किस किस को इसका आंसर बिना यहाँ देखे आता था और वो अपने आप लिख सकते थे। कमेंट करके ज़रूर बताना है कि हाँ सर, हमें इसका आंसर आता था। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्वयं अपनी इच्छा से लिखे तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। मानव वाक यंत्र का चित्र बनाइए तथा इसके कार्य की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। मानव का जो वाक तंत्र है उसकी संरचना बनानी है, उसका चित्र बनाना है और अपने शब्दों में इसकी व्याख्या करनी है। तो देखिए, इसका आंसर आप लोगों के सामने यह है कि मानवों में ध्वनि वाक यंत्र या कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। हमारा जो कंठ होता है, जैसा कि डायग्राम में यहाँ पे दिखा रखा है, इस गले में, कंठ में वाक यंत्र होता है, जो कि हमें जब देखते हैं गले में तो बाहर उभरा हुआ दिखाई देता है। जैसे ये गला है तो गले में ऐसे उभरी हुई संरचना दिखाई देती है, यही क्या होती है? वाक यंत्र होती है। ठीक है, तो वाक यंत्र के बारे में देखते हैं। वाक यंत्र श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। वाक यंत्र के आर पार 2 वाक तंतु इस प्रकार तनित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिर्री बनी होती है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिर्री से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित होते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती है। जब वाक तंतु तने हुए या पतले होते हैं तब वाक ध्वनि का प्रकार उस वाक ध्वनि से भिन्न होता है जब वे ढीले और मोटे होते हैं।
भाई देखिए, जैसे वाक तंतु मान लीजिए बड़े होंगे तो झिर्री की जो बीच का स्पेस है वो कम होगा, यानी झिल्ली कैसी होगी, झिर्री बारीक होगी। बारीक होगी तो यहाँ से ध्वनि तेज गति से निकलेगी, और तेज गति से निकलने वाली ध्वनि की आवृत्ति भी क्या होगी, अधिक होगी, और उसका तारत्व भी क्या होगा, अधिक होगा। तो हम यह कह सकते हैं कि आप लोग बताइए कि मेल और फीमेल में से किसके वाक यंत्र बड़े और छोटे होंगे? मेल का बड़ा होगा या फीमेल का बड़ा होगा? फीमेल का बड़ा होगा या मेल का बड़ा होगा? दोनों में से आप लोगों को जिसका भी बड़ा है उसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और बताना है, ठीक है, कि वाक तंतु जो है महिला में बड़े होंगे या पुरुष में बड़े होंगे। और अगर इनका साइज भी आप लोगों को पता हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें वाक तंतुओं की साइज भी लिखी हुई है कि मेल में कितनी होगी और फीमेल में कितनी होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। प्रश्न कहता है कि आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय तथा हमसे समान दूरी पर घटित होती है। हमें तड़ित पहले दिखाई देती है तथा मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं? अब इसको समझिए। आकाश में तड़ित और मेघ गर्जन, तड़ित तो क्या हो गया, बिजली का चमकना। देखते हैं हम बारिश के दिनों में बिजली चमकती है, और मेघ गर्जन का मतलब गड़गड़ाहट जो बादलों की आती है वो। तो हम जैसे बिजली चमकती है तो बिजली तो पहले हमें दिखाई देती है, भाई हमें समान दूरी पर घटित होती है ये दोनों स्थितियां, लेकिन तड़ित पहले दिखाई देता है, मतलब बिजली जो चमकती है वो हमें पहले दिखाई देती है और मेघ गर्जन बाद में सुनाई देती है। इसका कारण क्या है, इसको स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर आप लोगों को यहाँ दिया हुआ है। देखिए कि आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय पर तथा हमसे समान दूरी पर घटित होती है। बिल्कुल सही बात है भाई, जहां पे बादल टकराएंगे वहीं पे तो बिजली चमकेगी और वहीं पे गर्जन उत्पन्न होगा, ऐसा ही होगा। फिर भी हमें तड़ित पहले दिखाई देती है तथा मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है। इसका कारण यह है कि प्रकाश की चाल 3 × 10³ मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की चाल से काफी अधिक है। देखिए, ध्वनि की चाल से अधिक गति किसकी है, प्रकाश की गति अधिक है, तो सीधी सी बात है तड़ित जो है बिजली जो चमकेगी हमें पहले दिखाई देगी, इसलिए वह हमें आवाज सुनाई देने से पहले दिखाई देता है। भाई एक स्थान पर 2 घटनाएं घट रही है, बादल टकरा रहे हैं, इधर से साउंड उत्पन्न हो रहा है और इधर से चमक उत्पन्न हो रही है बिजली की। अब चमक में तो क्या है, प्रकाश है, साउंड में क्या है, ध्वनि है, और ध्वनि का जो वेग होता है, चाल होती है वो कम होती है, जबकि प्रकाश का चाल कितना होता है, 3 × 10³ मीटर प्रति सेकंड होता है। 3 × 10³ का मतलब है 10³ का मतलब क्या हो गया, 1000। तो हम कह सकते हैं कि 3000 मीटर प्रति सेकंड का वेग होता है इसका, प्रकाश का। तो ये जल्दी आएगा, ध्वनि बाद में आएगी। यही कारण होता है कि तड़ित हमें पहले दिखाई दे जाता है और मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है। तड़ित पहले दिखाई दे देता है, मेघ गर्जन बाद में सुनाई देती है। इस प्रकार इस चैप्टर के कंप्लीट प्रश्न हो जाते हैं। संपूर्ण प्रश्नोत्तर यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिए हैं इस चैप्टर के। अगर किसी भी प्रश्न में कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उस प्रश्न का सॉल्यूशन आप लोगों को वही मिल जाएगा। और हाँ, अगर मान लो नॉर्मल समस्या किसी को है प्रश्नोत्तर में, तो आप लोग फिर से इस वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हैं। रिप्ले करके देखोगे तो आप लोगों को हो सकता है कोई प्रश्न समझ में आ जाए। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपका सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से होगा क्या कि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाता है तो उसकी सूचना आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाती है। अब अगर आप लोग नेक्स्ट वीडियो की सूचना सबसे पहले चाहते हो, सबसे पहले ये चाहते हो आप लोगों की नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऊपर वाला जो ऑप्शन होता है ALL ऑल वाला, उस पर क्लिक करिए। ऐसा करोगे तो आप लोगों को सूचना सबसे पहले मिल जाएगी। इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के प्रश्नोत्तरों के साथ। तब तक आप सब लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और मास्क का प्रयोग अवश्य करिए। धन्यवाद।